जब आप फुल फ्लैश एनिमल्स के लिए आ गए, डिवोटी हो गए, तो आपको सराउंडिंग की जो प्रतिक्रिया थी लोगों की वो कैसी मिलती थी? लोग एक नेगेटिव वे से चलते थे कि फेमस होने के लिए, दिखावे के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, ये पैसे कमाने के साधन है, एक्सपोजर। बहुत नेगेटिव रहे हैं कमेंट स्टार्टिंग। बहुत सारे एनजीओ वाले भी आते हैं मेरे पास मिलने के लिए, वह आते हैं और वो आते मिलते हैं, गल लगते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं मेरे फादर साहब की उम्र के जो आते ही पैर पकड़ लेते हैं, भैया आप वो काम कर रहे हो जो शायद हर कोई नहीं कर सकता। लाइक मेरी शादी ही इस वजह से की गई थी कि ये चीज़ पवन छोड़ दे, और डॉक्टर के मना करने के बाद भी होप नहीं छोड़ते। बस वो मुझे उम्मीद रहती है। मैं फ्रैंकली बताऊं कि कोई केस ऐसा भी है ना कि किसी ने जो उसकी धड़कन या सांस रुकने वाली है और डॉक्टर भी बोल दे XYZ, कोई कहते भाई ये तो चला गया, तो मैं तब भी नहीं मानता। मुझे ये रहता है कि नहीं, ये अभी जीवित रहेगा। आज तकरीबन 80 लाख लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस वजह से जुड़े हैं क्योंकि उन लोगों ने काम को पसंद किया, काम देखा। हम अपनी जान भी रिस्क पे लेके उन बच्चों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। देखो, बचाना ना बचना वो तो विधाता के हाथ में, परमात्मा ने देखना है। हमने आपको देख के जो स्टार्ट किया है भैया, हमने आपकी वीडियोस देख के हमने मंकीज़ को फीड कराना, डॉग को फीड कराना स्टार्ट किया है। ये ईश्वर ने आपको इन बेजुबानों के लिए ब्लेस करके भेजा है कि आप इनको टेक केयर करें, कभी लगता है ऐसे? आप भगवान का रूप हो और परमात्मा ने आपको इनके लिए बनाया, तो वो चीज़ है। मुझे खुद लगती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि लोग इतनी होप, ये सिर्फ एक पॉजिटिविटी की वजह से है। पवन जी, लोग वीडियो बनाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं या मदद करने में? आजकल तो वीडियो बनाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। वो वृंदावन जा रहे थे, उन्होंने चलते हाईवे पे देखा कि बंदर पड़ा हुआ है, मरा हुआ, और इतनी गाड़ी निकल रही, तो उस बंदे ने बिना सोचे समझे गाड़ी रोक के अपना जो जाने का टाइम है वो छोड़ के वो आस पड़ोस से कस्सी मांगी, नमक की थैली लाए, उसको दबाया। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, हर तरह के लोग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उस पुराने टाइम को याद करता हूँ तो कई बार वो चीज़ मुझे फील होती है कि हमने अपनी तरफ से प्रयास किया और शायद परमात्मा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। नेगेटिव कमेंट इतने, पॉजिटिव ढूंढने को नहीं मिलता। पॉजिटिव कमेंट इतने होते हैं कि नेगेटिव कमेंट मुझे ढूंढने से मिलता। लाखों की तादाद में कमेंट होते हैं, तो लाखों लोग देखते हैं, वो पूरी वीडियो देखते हैं तभी वो कमेंट करते हैं। और सेफ्टी ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में है बिना सेफ्टी के हम, बट अब मैंने सेफ्टी बेल्ट मंगवाई हुई है और उस हिसाब से फिर हम रेस्क्यू करने जाते हैं। पवन जी, क्या कभी धमकियाँ या विरोध झेलना पड़ा है लोगों का? दूसरी एनजीओ वालों उन्होंने फुल लेग पुलिंग की कि किसी तरीके से इसको नीचे दिखाया जाए, इसको दबाया जाए। तो अब सिंपल सी बात है, कोई बंदर है, जख्मी है, और हम उसको जब रेस्क्यू करते हैं मंकी को, तो उसको हम ओपन में रख के उसका ट्रीटमेंट, उसकी केयरिंग नहीं कर सकते। वो किसी न किसी को हार्म कर देगा, भाग जाएगा या और नुकसान कर लेगा। तो कोशिश रहती है कि उनको एक चार दीवारी में लाइक एक केज में रख के उनकी देख रेख की जाती है। मैं सिर्फ दो चीज़ों में विश्वास रखता हूँ, एक कर्म और एक नियत। अगर आपकी कर्म नियत अच्छी है तो परमात्मा आपके साथ है, हर चीज़ आपके पास है। पवन जी, सरकार और प्रशासन से कितना सहयोग मिलता है? सरकार और प्रशासन से 0% सहयोग मिला अभी तक, और मुझे उम्मीद थी पीछे भी कि शायद गवर्नमेंट कोई जगह अलॉट कर दे जहाँ पे हम इन बच्चों के लिए शेल्टर बना पाए। 5 से 10 मिनट में उस मंकी को मैं रेस्क्यू करके लेके आ गया। अच्छा। जिसके पीछे 3 साल से टीमें काम कर रही थी, और वो मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया कि मेरे पास हमारी मंत्री तक का कॉल आया। तब तक वो गाड़ी के पास पहुंचे, 3 देर में मैंने बच्चा उठा लिया था और बंदरों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तकरीबन 50-60 बंदर एकदम आ गए और उन्होंने पूरा वहाँ पे सारे लोग सड़क पे देखने लगे। बट उसको मैंने बंदर को नहीं छोड़ा। बट पवन जी, एक दिन में औसतन कितनी रेस्क्यू कॉल आती है? 300+ कॉल्स होती है मेरे पास डेली। जी। सोशल मीडिया ने आपके मिशन को कितना मजबूत किया? कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ से लोग मिलने ना आए हो। अंग्रेज तक मिलने आते हैं यहाँ पे। सिर्फ ये उन लोगों की वजह से जो लोग हमें देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, उनका प्यार है। पूरी दिल्ली आपके स्वागत के लिए खड़ी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जब आप छोड़ने आओगे तब भी आपका मोस्ट वेलकम करेंगे यहाँ पे। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उस माँ की वजह से आज हूँ, क्योंकि उसके दिल से, मन से इतनी सारी दुआएं निकली हैं मेरे लिए। पवन जी, रॉक स्टार आपने लगाया हुआ है, अपने करनाल रॉक स्टार की शुरुआत कब की थी? करनाल रॉकस्टार की जो शुरुआत है वो 2017 में की थी। वो करनाल रॉकस्टार इसलिए रखा था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से एक बहुत मन में वो था कि मुझे वो वाली लाइफ जीनी है। लाइक हम किसी स्टेज पे वहाँ पे लोग मिलने वाले हैं, लोग पहचाने। रॉकस्टार इसी वजह से रखा था। उसमें हम मॉडलिंग, सॉन्ग, कॉमेडी वीडियो, फनी वीडियो, ये सब था। बट मुझे नहीं पता था कि परमात्मा ने इस नाम के थ्रू एक ऐसा चेंज लाना है कि जो चीज़ मैं उस चीज़ में कल्पना कर रहा था वो परमात्मा ने यहाँ पे कर दी।
नमस्कार, आप हैं बैठक कुछ बातें तारा के साथ। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में 2 बार आपको नई नई पर्सनालिटी से रूबरू कराते रहे। तो इस हफ्ते जो हमारी पर्सनालिटी हैं वो है पवन शर्मा जी। अगर पवन जी के बारे में आपको बताऊं तो पवन जी काम करते हैं एनिमल्स के लिए। हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के अंदर सबसे बड़ी सेवा होती है वो उन जानवरों के लिए होती है। अक्सर इंसान तो अपनी बातें बता देता है, अपना दर्द सुना सकता है, किसी को बता सकता है, लेकिन जहाँ पशुओं की, किसी भी तरह के एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए जिसके अंदर दया भाव है, सिर्फ वही उनके लिए काम कर सकता है, वही उनकी पीड़ा को समझ सकता है। तो आज हमारे स्टूडियो में है पवन शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। पवन जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ और तकरीबन 6-7 ईयर से हम लोग बेजुबान जीवों के लिए काम कर रहे हैं। और इससे पहले मैं मॉडलिंग करता था बिफोर दिस वर्क, और अचानक एक केस आया था लाइफ में। उस केस के बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लाइफ चेंज हुई और अभी फ़िलहाल हम पिछले 6 साल से इन एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें डॉग, कैट, मंकी, खासकर मंकीज़ के केस सबसे ज़्यादा होते हैं। पवन जी, आपने बताया कि आपका रुझान मॉडलिंग की तरफ था, आपने मॉडलिंग की, तो इतना बड़ा ऐसा क्या मतलब आप एक शो बिजनेस को छोड़ के आप बिल्कुल ही सेवा उसमें आ गए, तो ऐसा क्या हुआ था लाइफ के अंदर? एक्चुअली स्टार्टिंग में एक केस था। पहले जैसे मैं पहले मॉडलिंग करते थे, हमने शॉर्ट्स वीडियो, फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो बनानी स्टार्ट की। तो एक मंकीज़ का केस आया था जिसका नाम हमने अंजनी रखा हुआ था, और उसे 11,000 वोल्ट का करंट लगने के बाद उसके पैर हाथ झुलस गए थे। और उसको जब पहली बार मैं रेस्क्यू करके लेके आया और मेरे पास कॉल आया भैया का, क्योंकि इससे पहले भैया गौशाला चलाते थे, उनके पास कॉल आया मंकी का। तो भैया ने मुझे भेजा कि मैं हूँ नहीं, आप ले आओ उसको रेस्क्यू करके। तो पहली बार वो एक्सपीरियंस रहा कि जब हम उसको रेस्क्यू करके लेके आए, उसकी जो कंडीशन देखी, अंदर से मन ऐसा भावुक हो गया कि शायद परमात्मा ने इनके लिए कुछ सोचा ही नहीं है। तो उस बच्चे को मैं घर ले आया और उसके बाद फिर हमारी 4 दिन की लाइफ जर्नी रही उस बच्चे के साथ। उसको डेली ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल लेके जाना, यहीं साई मंदिर के साथ वेट हॉस्पिटल, वहीं से मैं ट्रीटमेंट करवाता था। तो वो टाइम ऐसा रहा, उस टाइम ने धीरे धीरे लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन किया कि उसके बाद तो कई हज़ार डॉग्स, मंकीज़ को ठीक करके हम जंगल में रिलीज कर चुके। पवन जी, रॉक स्टार आपने लगाया हुआ है, अपने करनाल रॉक स्टार की शुरुआत कब की थी? करनाल रॉकस्टार की जो शुरुआत है वो 2017 में की थी। वो करनाल रॉकस्टार इसलिए रखा था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से एक बहुत मन में वो था कि मुझे वो वाली लाइफ जीनी है, लाइक हम किसी स्टेज पे शो, वहाँ पे लोग मिलने वाले आए, लोग पहचाने आए। रॉकस्टार इसी वजह से रखा था। उसमें हम मॉडलिंग, सॉन्ग, कॉमेडी वीडियो, फनी वीडियो, ये सब था। बट मुझे नहीं पता था कि परमात्मा ने इस नाम के थ्रू एक ऐसा चेंज लाना है कि जो चीज़ मैं उस चीज़ में कल्पना कर रहा था वो परमात्मा ने यहाँ पे कर दी। और मैं थैंक गॉड ऊपर वाले का कि परमात्मा ने हमें ऐसी ड्यूटी दी है, उस जॉब को हम निभा रहे हैं कि जब भी मैं कहीं मार्केट में या कहीं पे भी हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं, XYZ कहीं रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो इतने सारे लोग प्यार देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं स्पेशली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और परमात्मा ने आपको इस काम के लिए चुना है, ऐसे ही ये काम करते रहे। पवन जी, आप बने तो स्टार, लेकिन दूसरे तरीके से। जी जी। आपने जैसे शेयर किया कि अगर मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूं तो जानवरों के लिए काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली ये मेरा पहला केस था और जब हम लोग इसको रेस्क्यू करके इसे डेली में नहलाता, इससे बातें करता था मैं। अंजनी एक छोटा सा फीमेल मंकी थी और रात को भी मेरे घर वाले सो जाते थे, वो मेरे रूम में होती थी और मैं उससे बातें करता था। और वो आऊँ आऊँ करके आवाज़ें, क्योंकि जब पीड़ा में होता है इंसान, परेशान होता है, तो उसके एक भावुक सी साउंड होती थी। और उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ वीडियोज़ ऐसी डाली, वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि 40,000 लोगों ने 4 दिन के साथ मेरे साथ एक तालमेल बना। उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मेरे पास एक पानीपत से केस कॉल आता है कि पवन भैया आप इसको ना लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में वहाँ ले जाओ और वहाँ 1001% इसकी जान बच जाएगी। जैसे कि हम इंसान घर में बीमार होता है, घर का मेंबर, तो कोई आपको एक उम्मीद जगा दे कि आप इसको उस हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ से ठीक हो जाएगा, तो आप शायद टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने उस बच्ची को उठाया और पहली बार वो मेरी
मेरी ज़िंदगी का ऐसा टाइम था, मैं करनाल से बाहर निकला हूँ अकेला, और मैंने एक टैक्सी बुक करी और मैं हिसार उसको लेके निकल गया। वो लाइफ जर्नी ऐसी रही, मैं उस बच्ची को तो नहीं बचाया क्योंकि उस टाइमिंग में बहुत कुछ चीज़ें रही, काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और मेरे बड़े भाई ने भी मुझे इसलिए नहीं रोका कि इसको बाहर की दुनिया देखने देते हैं, और मुझे जाने दिया। तो 4 दिन में मैं मतलब उसको नहीं बचा पाया, लेकिन उसने और लोग बच्चों की जान बचानी थी, और वो एक वहाँ चेंज से किया। जर्नी आपकी जी, शुरू हुई थी। अब तक के उसमें आपने जब वो शुरू किया उसके बाद कोई ऐसी घटना जिसने जितने भी एनिमल हैं पवन जी, उनके साथ कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत यादगार हो आपके जीवन में, जिससे बदलाव आया हो? अनगिनत है मैम, कोई स्पेशल एक ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं। कुछ केस ऐसे भी हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये बच नहीं पाएगा। अच्छा। और इसकी आखिरी सांस है, आप इसको ले जाओ। और उसको हम एक्टिवा पे पीछे मैं लेके बैठा हुआ था, तो उसको मैंने फिर उसकी बॉडी प्रेस की, जैसे उसकी धड़कन रुकनी, तो उसको माउथ टू माउथ सांसें दी। और घर जाने के बाद शेल्टर पे ले जाके जो मिस्त्री की लेवल करने की एक पाइप होती है ट्रांसपेरेंट, उस पाइप को काट के एक उसके मुंह में डाले के अपने मुंह में उसको सांस दी। तो आज की डेट में वो बच्चा एक नई जिंदगी जी रहा है, और परमात्मा ने उसकी सांसें मतलब आप डॉक्टर के मना करने के बाद भी होप नहीं छोड़ते? बस वो मुझे उम्मीद रहती है। मैं फ्रैंकली बताऊं कि कोई केस ऐसा भी है ना कि किसी ने जो उसकी धड़कन या सांस रुकने वाली है, और डॉक्टर भी बोल दे XYZ, कोई कहते भाई ये तो चला गया, तो मैं तब भी नहीं मानता। मुझे ये रहता है कि नहीं, ये अभी जीवित रहेगा। पवन जी, इस काम में परिवार का कितना सहयोग है? परिवार का फुल सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं रहा, सिर्फ वाइफ ने साथ दिया स्टार्टिंग में, और फैमिलीज लाइक मैं कुछ चीज़ें नहीं शेयर करता, लाइक मेरी शादी ही इस वजह से की गई थी कि ये चीज़ पवन छोड़ दे, तामझाम छोड़ हाँ दें। जी, ये जो एनिमल्स वाला क्योंकि इसमें क्या है, स्टार्टिंग में क्या रहा, नाले में उतरना, गंद में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं बिना सोचे समझे सीवर लाइन में नीचे कोई बच्चा फंसा हुआ डोका हमने उतर जाता था बिना ऑक्सीजन के बिना। तो फैमिली को चिंता रहती थी, फैमिली इस चिंता में चाह रही थी कि भाई ये जो पहले मतलब मॉडलिंग XYZ शॉर्ट मूवीज़ वही ठीक था, इसका वही करने देते, लेकिन इस चीज़ में गलत आ गया। तो फैमिली ने प्लानिंग करके शादी करी। शादी इसलिए की गई थी कि किसी तरीके से इस काम को छोड़ दें, लेकिन परमात्मा ने कुछ और लिखा था, वो भी मेरे जैसी बन गई और इकट्ठे काम करने लगे। आपकी वाइफ जब आपके जीवन के अंदर आई तो जितना सपोर्ट वो आपको करती हैं, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि वो इतना सपोर्ट करेंगी? मैं छोटे से वर्डों में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जीरो से हीरो बनाने वाली वही है मैम। अरे वाह। जब आप फुल फ्लैश एनिमल्स के लिए आ गए, डिवोटी हो गए, तो आपको सराउंडिंग की जो प्रतिक्रिया थी लोगों की, वो कैसी मिलती थी? स्टार्टिंग में क्या रहा, लोग एक नेगेटिव वे से चलते थे कि फेमस होने के लिए, दिखावे के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, ये पैसे कमाने के साधन है XYZ। बहुत नेगेटिव रहे हैं कमेंट स्टार्टिंग में, और पॉजिटिव कमेंट ढूंढने से भी नहीं मिलता था। और टचवुड हमने एक वो होप थी, सबसे ज़्यादा इस चीज़ में साथ वाइफ ने दिया। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलती है मुझे कि आपको किसी को वर्बली जवाब नहीं देना, हमें अपने काम से जवाब देना है। और शायद उस चीज़ को हमने फोकस किया, और हमने लोगों की जो नेगेटिविटी है उस चीज़ को साइड में रख के हमने काम पे फोकस किया। आज तकरीबन 80 लाख लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस वजह से जुड़े हैं क्योंकि उन लोगों ने काम को पसंद किया, काम देखा। हम अपनी जान भी रिस्क पे लेके उन बच्चों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। देखो, बचाना ना बचना वो तो विधाता के हाथ में, परमात्मा ने देखना है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इंसान होने का एक फर्ज निभा रहे हैं और ऊपर वाला करवा रहे हैं। कई बार पवन जी ऐसा लगता है जैसे प्रभु ने आपको इन के ईश्वर ने आपको इन बेजुबानों के लिए ब्लेस्ड करके भेजा है कि आप इनको टेक केयर करें, कभी लगता है ऐसे? नहीं, मैं बहुत बारी मैंने इतने सारे कमेंट्स कॉल, कुछ लोग तो ऐसे हैं मतलब कॉल करते हैं, वहाँ पे मैं खुद भावुक हो जाता हूँ जब लोग बोलते हैं कि आप भगवान का रूप हो और परमात्मा ने आपको इनके लिए बनाया। तो वो चीज़ है, मुझे खुद लगती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि लोग इतनी होप, ये सिर्फ एक पॉजिटिविटी की वजह से है। और लोग देखते हैं इस चीज़ को कि हाँ, एक बंदा अपने परिवार को भी मतलब साइड में रख के इन चीज़ों के लिए काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उस पुराने टाइम को याद करता हूँ तो कई बार वो चीज़ मुझे फील होती है कि हमने अपनी तरफ से प्रयास किया और शायद परमात्मा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल बिल्कुल।
पवन जी, पहले से और अब में जितना फ़र्क है, समाज में बहुत फ़र्क आया है, लोगों की सोच में एनिमल्स को लेके कितना बदलाव आया है? देखिए, क्रूरटी के केस पहले बहुत ज़्यादा होते थे और आई थिंक पहले क्या था, पहले सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव नहीं थे, इतना पता भी नहीं लगता था। केस अभी भी हैं बट अब पहले से कम है और लोग जागरूक हुए हैं। मुझे जब कॉल आती है कि भैया हमने आपको देख के एनजीओ स्टार्ट किया है, भैया हमने आपकी वीडियोस देख के हमने मंकीज़ को फीड कराना, डॉग को फीड कराना स्टार्ट किया है। बहुत सारे एनजीओ वाले भी आते हैं मेरे पास मिलने के लिए, वह आते हैं और वो आते मिलते हैं, गल लगते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं मेरे फादर साहब की उम्र के, जो आते ही पैर पकड़ लेते हैं, भैया आप वो काम कर रहे हो जो शायद हर कोई नहीं कर सकता और परमात्मा ने आपको इसके लिए चुना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी और खुशनसीबी गर्व की बात ये है कि लोगों ने वो प्यार दिया है और उस प्यार की वजह से हम इन बच्चों की जान बचा पा रहे हैं। क्या एनिमल क्रूएलिटी के मामले पहले से कम हुए हैं या बढ़े हैं? काफ़ी कम हुए हैं और लोग अवेयर भी हुए हैं जब उनको इस चीज़ की पनिशमेंट भी मिलती है। पीछे करनाल में केस हुआ था, एक बंदे ने डंडा लेके उस कुत्ती को मार दिया। लोगों को ये रहता है, देखो गली में कुत्ती है एक्स वाई, उन्हें बच्चे दिए हैं और अगर कोई स्पीड में गाड़ी लेके जा रहा है या बाइक लेके जा रहा है तो कुत्ते भौंकते हैं। अब मैं भी हूँ, मैं भी जाता हूँ, मेरी खुद की गली में भी है एक डॉग है, उसको पता नहीं कुदरती ऐसी चीज़ है कि वो किसी को नहीं काटने को आता, सिर्फ वो मुझे देख के ही भौंकता है। मैंने उसको पनीर क्या खाने में हर चीज़ देख ली। अब वो एक नेचर है उसका, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये तो नहीं है कि मैं उसको जान से मार दूँ। हाँ, कई बार मन में गुस्सा आता है क्योंकि एक बार क्या हुआ, गली में से मम्मी जा रही थी और वो एकदम काटने को आया और मम्मी थोड़ा बुजुर्ग है, उनका पैर वो गिर गए होते, चोट लगी होती। तब पहली बार मैंने कुछ तसला था उठा के उसकी तरफ फेंका, जबकि अंदर ये नहीं था कि उसको जान से मारने का, बस डराने का कि शायद ये ना कर पाए। तो कई बार ये चीज़ें क्या होता है, ये कुछ लोग क्लिप बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, देखो ये क्रूर है। ये 90% केसेस होते हैं। तो लोगों को लगता है कि लोग जो मारते भी हैं उनकी इंटेंशन उतनी बुरी नहीं होती। हाँ, हर इंसान गलत नहीं होता। तो देखो, अब मान लो मैं हूँ, मुझे लोग बोलते हैं आप एनिमल्स लवर हो, एक्स वाई जेड। कल कुछ स्थिति ऐसी क्रिएट हो कि मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है, मेरा बच्चा साथ जा रहा है और उसको कुत्ता काटने को आए या उस पर अटैक करे, क्या मैं ये कहूँगा कि आप काट लो, मैं तो एनिमल लवर हूँ? ये सिर्फ सोच का फर्क है। मैं बचाव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रयास करेंगे। जी जी। पवन जी, लोग वीडियो बनाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं या मदद करने में? आजकल तो वीडियो बनाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। सब चीज़ें वीडियो बनाने के लिए होती हैं? नहीं, सब चीज़ें नहीं होती, बट लोगों की माइंड की थिंक का देखो हमें नहीं पता और हर किसी की सोच अलग होती है। देखो, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनको कई बार मान लो कोई एक्सीडेंट दिखा तो हमारे एक भाई हैं करनाल से ही हो और सॉन्ग वगैरह करते हैं, वो वृंदावन जा रहे थे, उन्होंने चलते हाईवे पे देखा कि बंदर पड़ा हुआ है मरा हुआ और इतनी गाड़ी निकल रही, तो उस बंदे ने बिना सोचे समझे गाड़ी रोक के अपना जो जाने का टाइम है वो छोड़ के आस पड़ोस से कस्सी मांगी, नमक की थैली लाए, उसको दबाया। तो ऐसे लोग भी हैं, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। समाज जानवरों के लिए क्या बेहतर कर सकता है आपके नज़रिए से? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले उनके लिए जंगल ही ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब क्या है कि हम लोग जहाँ फीडिंग के लिए जाते हैं वो बड़े गांव का जंगल है, वहाँ 15-16 हज़ार मंकीज़ है और अब तो लोगों ने वहाँ डॉग्स भी छोड़ दिए, जो शहर के रेस्क्यू किए हुए डॉग होते हैं लोग वहाँ छोड़ देते हैं। या जो अब मुझे नहीं पता, अभी मैंने सुबह वीडियो देखी है कि वहाँ पे 100-150 डॉग्स जो गलियों से उठाए गए हैं नसबंदी के नाम पे, वहाँ पे वो डॉग्स छोड़े हुए हैं। तो सोचना चाहिए कि वहाँ पे बेचारों को उनको खाना कौन देगा? कल वो बंदरों के ऊपर अटैक करेंगे, वो गांव में जाएंगे, गांव वालों पे अटैक करेंगे जब खाना नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं ना, वहाँ पे फल फ्रूट के पेड़ हैं। तो पहले क्या हुआ, हम जब खाना डालने जाते थे तो लोग बोलते थे आप इनका नेचर छीन रहे हो, आपको इनको खाना नहीं, बंदर अपना खाना खुद ढूंढता है। खाना तब ढूंढेगा जब खाने के वहाँ कुछ सुविधा होगा, जब उनके पास कोई सुविधा नहीं होगी। पहले क्या होता था, पहले हर चीज़ प्रकृति अपने आप पे निर्धारित थी। फ्रूट के पेड़ होते थे, बंदर जाके ढूंढ लेते थे। अब जंगल में से पेड़ पौधे ख़त्म कर दिए, धीरे धीरे वो गांव में आते, गांव से शहर में आते, फिर वो करंट की तारों पे झुलसते, वो केसेस आते हैं। कई बार ये पीछे करनाल का ही केस था, वो गुड़िया लड़की डर के मारी ऊपर से गिर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। सिर्फ ये एक मन में होती है कि बंदर है, वो अटैक करेगा, वो नुकसान पहुँचाने का, वो खाने के हाथ से भी तो आते हैं इंसान के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को फीड ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल। आपको अब तक पवन जी सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग की हुई या मैन पावर की हुई?
स्टार्टिंग में जो रही है, देखो मैं मानता हूँ कि सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर निर्धारित है और आप जीरो से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों के एग्जांपल हैं जो मेहनत के ऊपर ही आज इतना बड़े लेवल पे हैं। तो हमने जीरो से स्टार्ट किया था और टचवुड मैं उन लोगों का दिल से थैंक यू जो लोग हमें देखते हैं। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जब स्टार्ट किया था, हमारे पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे तक नहीं होते थे उस टाइमिंग पे, और उस टाइमिंग की स्थिति ऐसी रही। बहुत सारे लोग, एक अवतार कौर दीदी हैं, उन्होंने मैसेज किया, कॉल भी किया कि एक टाइम ऐसा भी आएगा आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास मिलने के लिए टाइम नहीं होगा। तो टचवुड लोगों का प्यार रहा, इतना स्ट्रगल चला, उस स्ट्रगल के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि डेली वहाँ पे बड़े गांव के जंगल में 10 से 12 हज़ार रुपये का तो खाना जाता है वहाँ पे। और ये सब उन लोगों की वजह से जिन लोगों की दुआएं, क्योंकि अब पहले मैं बताया मैंने कि नेगेटिव कमेंट इतने पॉजिटिव ढूंढने को नहीं मिलता, अब पॉजिटिव कमेंट इतने होते हैं कि नेगेटिव कमेंट मुझे ढूंढने से मिलता। लाखों की तादाद में कमेंट होते हैं, तो लाखों लोग देखते हैं, वो पूरी वीडियो देखते हैं तभी वो कमेंट करते हैं, उनको पता है कि बंदा क्या कर रहा है। लेकिन मैं कई बारी जल्दबाजी में कई बारी कुछ ऐसे गलत स्टेप भी उठा देता हूँ कि कई बार जैसे एक पीछे 5 मंजिल पे कुत्ता फंसा हुआ था सेक्टर 13 में, डॉग 5वीं मंजिल पे, उसको निकाले बिना सेफ्टी बेल्ट के, नीचे करंट की तारें थी। तो लोगों ने काफ़ी बोला मुझे कि पवन देखो परिवार भी है, 2 बच्चे हैं, सारी चीज़ देखनी होती हैं। कल सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं कि आपको आके सब कुछ हेल्प कर देगी, लेकिन आपने उन परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भी सोचना है और सेफ्टी ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में है बिना सेफ्टी के हम, बट अब मैंने सेफ्टी बेल्ट मंगवाई हुई है और उस हिसाब से फिर हम रेस्क्यू करने जाते हैं। पवन जी, इसमें एक चीज़ सिर्फ परिवार, देखो परिवार की तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम खुद ठीक रहेंगे तभी तो हम आगे और भला कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बोलते हैं, कॉल भी करते हैं कि भैया पहले अपने आप को तरफ फोकस करो, अपनी सेफ्टी होगी तभी आप एनिमल्स की हेल्प कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी, क्या कभी धमकियां या विरोध झेलना पड़ा है लोगों का? बहुत चीज़ें देखी हैं। स्टार्टिंग में जब केसेस रहा दानवीर मानवीर का, पूरी पुलिस फोर्स आई थी उठाने के लिए, और बंदर के केस में वो केस ये था कि कैनाल में एक भाई और था, वो भी एनिमल्स की सेवा करता था, और लोगों को रहा जो दूसरी एनजीओ वाले, उन्होंने फुल लेग पुलिंग की कि किसी तरीके से इसको नीचे दिखाया जाए, इसको दबाया जाए। तो अब सिंपल सी बात है, कोई बंदर है, जख्मी है, और हम उसको जब रेस्क्यू करते हैं मंकी को, तो उसको हम ओपन में रख के उसका ट्रीटमेंट, उसकी टेक केयरिंग नहीं कर सकते। वो किसी न किसी को हार्म कर देगा, भाग जाएगा या और नुकसान कर लेगा। तो कोशिश रहती है कि उनको एक 4 दीवारी में लाइक एक केज में रख के ही उनकी देख रेख की जाती है। तो लोगों ने, जो दूसरे एनजीओ वाले, उन्होंने पूरी मेरी बायोग्राफी बना के मेनका गांधी मैम को भेजी कि देखो ये बंदरों को केज में रखता है, ये उनको हार्म करते हैं, पिंजरे में उनको ज़बरदस्त रखते हैं। सिंपल सी बात है, पिंजरे में बंदा कब रखता है, जब मजबूरी होगी तभी। तो कोई भी ऐसा इंसान सामने आ जाए, कोई ये कह दे कि मंकीज को ओपन में रख के उसका ट्रीटमेंट या उसकी टेक केयरिंग की जाती हो, या तो ओपन काफ़ी बड़ा होल हो तो चल जाता है, बट ज़्यादातर केसेस में होता है। तो वो कंप्लेंट डाली गई थी, पुलिस वालों को मजबूरी में आना पड़ा वो बंदर के बच्चों को उठाने के लिए। तो पुलिस उठा के ले गई थी सेक्टर 32 वाली चौकी में, और ये आई थिंक 2021-22 का केस था मेरा। तो वो किया गया था, दूसरी एनजीओ वालों ने दबाने के लिए, टचवुड परमात्मा ने उल्टा ऊपर उठा दिया। अच्छा। और तो मैं, क्योंकि हमारी नीयत गलत नहीं थी, और मैं सिर्फ 2 चीज़ों में विश्वास रखता हूँ, एक कर्म और एक नीयत। अगर आपकी कर्म नीयत अच्छी है तो परमात्मा आपके साथ है, हर चीज़ आपके पास है। सर, तो फिर वो बच्चा रेस्क्यू कर, वो बच्चा उन्होंने हमारे से लेके और रोहतक जू में छुड़वा दिया था। तो मतलब मेनका गांधी की जो वो है एनजीओ, उन्होंने एक्शन लिया था उस पर? एक्शन, उनको कंप्लेंट डाली गई थी तभी एक्शन लिया गया वो, और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया था। बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल ग्रुप या एनजीओस इन्वॉल्व थे, बट हमने कुछ नहीं, हमने फिर भी, उन्होंने कोशिश की थी भाई ये सेवा बंद कर देंगे इतना कुछ पेनफुल होने के बाद, लेकिन हमने उन बच्चों के लिए हर जगह धक्के खाए, हर जगह अपील डाली, लेकिन उन बच्चों को तो नहीं बचा पाए। वो तो बड़े होने के बाद जू से फिर आगे रिलीज़ कर दिए एक्सपोजर। तो बाकी हमने पानीपत हो, रोहतक को, पंचकूला हो, सब जगह गए हम उन बच्चों की हेल्प के लिए कि उनको वापस दिए नहीं थे, लेकिन वो टाइम हमें बहुत कुछ सिखा गया। उसके बाद तो इतने सारे मंकीज़ को फिर वो एक अटैचमेंट थी उस टाइम ना बच्चों के साथ, हम उनको अपने कपड़ों में रखते थे। अभी इनमें 2 चीज़ें होती हैं, जैसे हम बंदरों को अपने साथ रखते हैं तो उसमें इंसान की स्मेल हो जाती है, उनको डायरेक्ट जंगल में छोड़ते दूसरे बंदर मार देते हैं। अच्छा। तो जी, वो टाइम
जो भी था वो अच्छा रहा, मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि उस टाइम ने हमें कुछ सिखाया है। और उस टाइमिंग के बाद फिर हमने बच्चों को सेपरेट रखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो दर्द हमने उस टाइम झेला है कि उन बच्चों को, एक माँ से बच्चे को दूर करना, क्योंकि उन बच्चों को हमने जब पैदा होते ही उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनको पाला था, तो एक अटैचमेंट थी, तब से हम उन बच्चों को अलग रखते हैं और सेपरेट पालते हैं। और हम लोगों को भी अपील करते हैं कि आप लोग इनको घर पे पाले तो सेपरेट पाले, क्योंकि कई बार बच्चे की मदर की डेथ हो जाती है, कोई पालना पड़ जाता है मजबूरी में, तो उसको हिसाब से पाले, कल उसको जंगल में रिलीज करना हो तो ईजिली जा पाए। लेकिन क्या पवन जी इतना करने के बाद पॉसिबल होता है? होता नहीं है, बट करना पड़ता है, क्योंकि बंदर जो है वो एक शरारती उसमें आता है, ये कभी टिक के बैठ नहीं सकता। 6 महीने तक ये अच्छे लगते हैं बच्चे, 6 महीने बाद काटना, अटैक करना, नुकसान, तोड़ फोड़, एलईडी करना, ये प्रकृति का नेचर है, इसको चेंज नहीं कर सकते। पवन जी, सरकार और प्रशासन से कितना सहयोग मिलता है? सरकार और प्रशासन से 0% सहयोग मिला अभी तक, और मुझे उम्मीद थी पीछे भी कि शायद गवर्नमेंट कोई जगह अलॉट कर दे जहाँ पे हम इन बच्चों के लिए शेल्टर बना पाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने स्ट्रगल, अपनी मेहनत के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। आपने डिमांड रखी? काफ़ी जगह मैंने एप्लीकेशन भी दिए हैं और बहुत जगह गया भी हूँ, बट मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक सिंगल रुपए की भी मदद नहीं मिल पाई कि शायद कहीं से कुछ एक हेल्प मिल जाए, ग्रांट ही मिल जाए ताकि हम, बट मुझे उम्मीद था अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे, अपनी टीम पे, कि हम लोग अपने मेहनत से कुछ जगह ले पाएंगे और हम वहाँ पे इन बच्चों का शेल्टर बना पाएँ। लेकिन अगर आप जिस लेवल पे आप चल रहे हो, जितना आप काम कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, आपको जो यहाँ की सरकार है उनसे बात तो करनी चाहिए। क्या कभी बैठे आप? एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट अपने उसके लिए मुझे बुलाया है, लाइक अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि शहर में बहुत सारे केसेस होते हैं, लाइक मंकी छतों पे आते, घरों पे आते हैं, या डॉग्स बाइट करने वाले। हाँ, तो मुझे बुलाया गया था उसका टेंडर देने के लिए। हमारे पार्षद है कनाल के बहुत सारे, मुझे अच्छे से प्यार भी करते हैं और देखते भी हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो भी अपने, उनके भी हाथ बंधे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक पीछे से ही उनके पास ऑर्डर ना हो। तो फिर क्या टेंडर? तो उन्होंने टेंडर इसलिए बुलाया था मुझे कि आप बंदरों का टेंडर ले लो, करनाल शहर के जितने भी मंकी हैं उनको रेस्क्यू करके क्लेसर छोड़ना है। तो मैं जो सेवा कर रहा हूँ मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा अगर मैं ये काम करने लगा, क्योंकि मेरा मानना है मैं उनके मुंह से एक तरह से खाना छीनने वाली बात है, क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, फिर अब जंगलों में कहाँ खाने रहे हैं। तो मैंने वो चीज़ मना कर दी थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जो सेवा कर रहा हूँ मैं उसमें संतुष्ट हूँ और उसी में खुश हूँ। अगर मैं एक, पवन जी, एक आम, क्योंकि जो जिस सेगमेंट में काम करता है वो जानता है उस चीज़ को, अगर आप लोकल बात करते हैं हम करनाल की, अगर यहाँ से हम किसी भी एनिमल को रेस्क्यू करते हैं तो उसकी बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि सब एनिमल को तो आप कल को अगर वो भी बना रहे हो तो उसमें भी नहीं रख सकते, शेल्टर में भी सब एनिमल्स को शेल्टर नहीं दिए जा सकते, तो उनकी बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, गवर्नमेंट को एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए, हमारी नगर निगम को, और शायद मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट के पास जगह ना हो, क्योंकि सबसे अमीर है हमारी गवर्नमेंट ही है, और गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी जगह पड़ी हैं जो वेस्टेज है, वो उसकी चारदीवारी करके, और वहाँ पे क्या करना चाहिए उनको, जो ये काटने वाले, अटैक करने वाले हैं, जो जिनकी वजह से और डॉग्स या और मंकीज भी बदनाम हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, देखो परिवार सबका जरूरी है, और मैं सबसे पहले प्रायोरिटी एनिमल से पहले इंसान को ही देता हूँ, क्योंकि इंसान एक ऐसा है उसके अंदर इतनी सद्बुद्धि है, वो उन बेजुबानों के लिए भी सोच सकता है, क्योंकि जानवर नहीं सोच सकता। हम जानवर बोल देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वफादारी इंसान से ज़्यादा जानवर में होती है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए एक जगह अलॉट करे, उस जगह की चारदीवारी करके वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल ऐसा तैयार करे कि वो जो डॉग काटने वाले हैं उनको वहाँ पे छोड़ा जाए, ठीक है, ताकि उनकी मेंटेलिटी, उनको टाइम पे जब खाना मिलेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ चेंज होती जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लोग हेल्प वाले नहीं हैं, लोगों को जब वो जगह निर्धारित होगी ना कि यहाँ पे ये डॉग्स है और हमें फीडिंग के लिए जाना है, तो लोग वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को वहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी, खाना भी लोग अपने आप देने जाएंगे। ये मैंने अभी तक नहीं ये चीज़ क्लियर की थी, बट अगर गवर्नमेंट चाहे ये चीज़ पॉसिबल कर सकती है। हेल्प वाले अप्रोच करना चाहिए गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट के लिए, इनिशिएटिव तो लेना चाहिए। पवन जी, मैं ट्राई करूँगा दोबारा से, फिर कभी दोबारा मुलाकात हुई कि कोई ना कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे इनकी टेक केयरिंग हो पाए। पवन जी, रेस्क्यू के दौरान किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है?
रेस्क्यू के टाइम पे बहुत सारी केसेस हैं। अभी पीछे आपने दिल्ली वाला केस देखा, वो बहुत हाईलाइट था। एक गुलाबी बाग पार्क वाला मंकी जिसके शरीर पे एक भी बाल नहीं था, और पिछले 3 साल से वहाँ पे फॉरेस्ट टीमें, MCD टीमें और बहुत सारी टीमें वहाँ पे गई हैं, बट वो रेस्क्यू नहीं हुआ। और मेरे पास लोगों ने, अनगिनत लोगों ने, हज़ारों की तादाद में लोगों ने टैग किया हुआ था कि अभी एक और केस आया हुआ, उसके लिए भी अब हम 1-2 दिन में जाने का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें क्या था कि उस मंकी के शरीर पे बाल नहीं था। गुलाबी बाग पार्क से वो वीडियो वायरल हुई और बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों पे डली हुई थी। तो हर लोग, मतलब लोगों ने एक ही चीज़ टैग की थी, पवन भी आएंगे, पवन भी आएंगे। तो चीज़ें मुझे बहुत अंदर से भावुक कर गई कि शायद हमें सोचना चाहिए, क्योंकि दूर का डिस्टेंस था और शेल्टर पे काम चल रहा है, तो मेरा बाहर निकलना क्यों नहीं मुश्किल हो रेस्क्यू जाता कर पाए उसको? अब बंदर है और वहाँ पे 7-8 हज़ार बंदर हैं उस पार्क में, तो अटैक करने को आते थे। और जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप ये कहोगे कि आप मौत के मुंह में से बाहर निकल के आए हो। वहाँ पे जब हमने रेस्क्यू करने पहुँचे, हमने क्या किया, मेरे पास जैसे मैंने भाई को, हर्ष भाई को कॉल किया रात को ही, कि मैंने कहा हर्ष ऐसा ऐसा एक केस है और हम परसों चलेंगे। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा था बंदर? प्रॉब्लम कुछ नहीं क्रिएट करता, उसको बीमारी है। और आज की डेट में वो बच्चा काफ़ी रिकवर अपने शेल्टर पे ही है। और उसे मैं रेस्क्यू भी करके लेके आया हूँ, अपनी जान पे खेल के पूरी टीम। तो जब मैंने हर्ष भाई को कॉल किया, मैंने परसों का टाइम बोला, तो एक 15 मिनट बाद दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ हुई मेरे, मैंने कहा कि परसों के बजाय कल चलते हैं। तो रात को ही मैंने इसको, भाई को बुलाया, हमने गाड़ी में सामान पैक किया और 3 बजे हम प्लान करके 4 बजे करनाल से हम निकल चुके थे। 4 बजे गया और मुश्किल से हम 5 से 10 मिनट में उस मंकी को मैं रेस्क्यू करके लेके आ गया था, जिसके पीछे 3 साल से टीमें काम करी थी। और वो मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया कि मेरे पास हमारी मंत्री तक का कॉल आया, मुझे धमकी दी है 2 दिन बाद कि तूने इसको क्यों रेस्क्यू किया, ये तो दिल्ली का केस था, इसको आपने नहीं वो करना चाहिए था। मेरे पास बाकायदा सारी रिकॉर्डिंग प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्ड भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इस चीज़ में नहीं करता। दिल्ली के। तो काफ़ी फिर हमारे करनाल के इंस्पेक्टर का भी फ़ोन आया, वाइल्ड लाइफ वालों का, दिल्ली वालों का भी आया कि आप इस बंदर को वहाँ पे छोड़ जाओ, उनके पास छोड़ जाओ, ये वो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, अंडर ट्रीटमेंट मैं नहीं छोड़ सकता था। और जब मैं उस बंदर को रेस्क्यू करने पहुँचा तो वो बंदर एक बंदर के साथ था, और ये सुबह का टाइम था, तकरीबन 6-7 बजे का दिल्ली का ही। तो इतने सारे बंदरों ने घेर लिया था, मेरे पास कोई हथियार नहीं था, लाइक कोई डंडा अपनी सेफ्टी के लिए। तो मैं उस बंदर को ही हथियार बना के और बचा के उस बच्चे को लेके आया हूँ। और इतने सारे बंदरों के बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं बचूंगा। और बाकायदा जब हम करनाल से निकले थे तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि जब मैं उस बंदर को रेस्क्यू करूँगा उसने मुझे काटना है इस बाजू पे। और जैसे ही वहाँ गया मेरी वो थीम चेंज होगी, क्योंकि वीडियो में बंदर बड़ा लग रहा था। वहाँ जाके देखा तो मैंने सिचुएशन को संभालते हुए, जैसे मैंने लड़के को बोला, टीम मेंबर को, कि भाई जाके उसमें से गाड़ी में से डंडा लेके आ, तो मेरे पास टाइम कुछ सेकंड का था। अगर वो डंडा लेके आता तो शायद बंदर और आ जाते और मैं उसको नहीं उठा पाता। और वो बंदर जाल के नीचे से पार्क में जा सकता था। तो मैंने सेकंडों को नोट करते हुए तब तक वो गाड़ी के पास पहुंचे, इतनी देर में मैंने बच्चा उठा लिया था और बंदरों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तकरीबन 50-60 बंदर एकदम आ गए और उन्होंने पूरा वहाँ पे सारे लोग सड़क पे देखने लगे। बट उसको मैंने बंदर को नहीं छोड़ा। बट मुझे ये पता है, आई एम श्योर 1001% अगर मेरी जगह कोई और होता तो इतने बंदरों के डर से वो बंदर को छोड़ देता। बट मैंने अंदर से अपना दिल मजबूत किया हुआ है। मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है, मुझे करना है, मैं नेगेटिव नहीं सोचता। हाँ, नहीं बचाव रह गया। ऐसे इतनी दूरी से गया है, 1-2 सूत का जो फर्क होता है ना, इतने फर्क से। हाँ, मैंने सेफ्टी रखी है, मैंने मतलब बचाव रखा है। और वो बच्चे का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सारे लोगों की अप्रिशिएटिंग कॉल आई, दिल्ली से तो इतने लोगों की कॉल आई। उसके बाद दूसरे मंत्रियों के बेटों के भी फ़ोन आए कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ है, पूरी दिल्ली आपके स्वागत के लिए खड़ी है, आप बहुत अच्छा काम करें और जब आप छोड़ने आओगे तब भी आपका मोस्ट वेलकम करेंगे यहाँ पे। और हमें बड़ी खुशी है कि एक बंदा, क्योंकि उसमें ना वो वीडियो वायरल होगी जब रेस्क्यू के दौरान, और लोगों ने उसमें कमेंट क्या किए कि करनाल से एक बंदा नींद में उठ के आया रात को और वो आके
5 मिनट में बंदर को रेस्क्यू करके करनाल भी ले गया। तो वो बातें चुभ गई उनको कि दिल्ली की ओटी में काम करते रहेगी, उनसे रेस्क्यू। लेकिन मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। मुझे वहाँ पे ऑन द स्पॉट जब रेस्क्यू करके निकल रहे थे, एक भाई ने मतलब कैमरा भी किया कि भैया उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे जो लोग यहाँ की नहीं कर पाए। मैंने कहा देखो वो लोग भी अच्छे हैं, उन्होंने प्रयास तो किया, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं प्रयास भी नहीं करते, और शायद उनके प्रयास करने की वजह से मैं यहाँ हूँ। सच बात है। ठीक है, अगर वो प्रयास ना करते, हाईलाइट ना होता तो मैं वहाँ ना पहुँचता। ठीक है, लोगों ने बुलाया तो मैं गया हूँ। अगर पवन जी एक बात जो मैंने देखी, और ये इस फील्ड में नहीं है, सभी फील्ड में है, वैसे लोगों को मोस्ट ऑफ द पीपल को लेना देना नहीं होता, और जब वो काम हो जाता है तो कितने लोग खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट बोलने के लिए, या उसके अंदर इनिशिएटिव लेने के लिए, या पॉपुलैरिटी लेने के लिए, या कभी लगा है आपको ऐसा? बहुत होते हैं मैम, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, उससे पहले कोई नहीं पूछता। अब मान लो मैं हूँ, मेरा मानना है कि आज मेरे पास ये सब चीज़ें ना होती, या मुझे इतने लोग ना जान रहे होते, या सोशल मीडिया पे इतनी वीडियो वायरल ना होती, तो क्या मुझे वो लोग अपने घर बुलाते, या मुझे वो लोग अपने साथ अपने संबंध रखते, उनके साथ एक थाली में खाना उठना बैठना होता जो आज कर रहे हैं। क्योंकि ये सब नेम फेम टाइम की, हाँ, अब परिवर्तन हुआ तो सब साथ है। और एक टाइम में ऐसा रहा कि कोई साथ भी नहीं खड़ा था, और सिचुएशन सारी चलती रही, बट हमने अपना कर्म किया, और कर्म की वजह से आज हैं। पवन जी कभी ऐसा लगा कि ये काम छोड़ देना चाहिए? कभी कुछ टाइम हुई है, कई बारी स्थिति ऐसी क्रिएट हुई जब मेंटली डिस्टर्ब रहा कुछ टाइम के लिए, जब ये उतार चढ़ाव आए तो। बट फिर हमने बच्चों की तरफ सोचा कि अगर हमने छोड़ दिया 1%, हमारा क्या जाएगा, नुकसान उन बच्चों का पहुंचेगा जिनकी कम से कम इस बहाने हेल्प हो रही है। तो उन बच्चों करके फिर हमने रीबैक किया और काम किया। सोशल मीडिया ने आपके मिशन को कितना मजबूत किया? सारा सोशल मीडिया ने किया, और उससे पहले उन लोगों ने किया जो लोग एक विश्वास बना के बैठे हैं। अब कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ से लोग मिलने ना आए हो, अंग्रेज तक मिलने आते हैं यहाँ पे। सिर्फ ये उन लोगों की वजह से जो लोग हमें देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, उनका प्यार है। क्या वायरल वीडियो वास्तव में मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं मैम। अच्छा, बिल्कुल करते हैं। लोगों का प्यार ज़्यादा मिलता है जी, अप्रिशिएटिंग लोग देखते हैं, वो लोग भी जुड़ते हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा है। पवन जी, एनिमल वेलफेयर में कंटेंट क्रिएशन कितना ज़रूरी है? जो काम आप आज कर रहे हैं उसके लिए कंटेंट बनाना कितना ज़रूरी है? मेरा मानना है उसके लिए कंटेंट नहीं, आपका काम जरूरी है। अगर आप काम करोगे तो कंटेंट आपके पास ऑटोमेटिकली होगा। और मेरे पास आज तकरीबन 1 लाख प्लस वीडियोस ऐसी पड़ी है जो वायरल होने वाली है, XYZ, जो डालते ही सोशल मीडिया पे और ज़्यादा मुझे रीच दे सकते हैं। बट मेरे पास टाइम नहीं होता, टाइम की प्रॉब्लम होती है। मैं उस टाइमिंग पे फोकस करता हूँ, मेरे अकाउंट वगैरह मेरी वाइफ ही हैंडल करते हैं, वही वीडियोज़ डालते हैं, मेरे पे टाइम नहीं होता। मेरे पास ऐसी भी वीडियोज़ हैं जो 1-1, 1.5 साल पहले मैंने किसी के नाम से खाना खिलाया, किसी ने सेवा भेजी, बट मैं डाल नहीं पाया। ऐसे भी हैं, ऐसे भी केस हैं जो मैं बहुत टाइम पहले रेस्क्यू किए हैं और मैं डाल नहीं पाया। मैं सिर्फ डाटा रिकॉर्ड रखता हूँ, मेरे पास डाटा सारा सेव है। मैं कभी पीछे मैंने अब ये जो शेल्टर अभी बनाने जा रहा हूँ, इसमें ट्रू होप फाउंडेशन का बहुत सहयोग रहा है, और उनके जितने भी डोनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन लोगों की वजह से। ट्रू होप फाउंडेशन है एक, जो इंसानों के लिए, बेजुबान सभी के लिए काम करती है। एक फंड रेजर ऐप है वो, और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि उन लोगों ने के साथ, क्योंकि मैं हर किसी पे इतना जल्दी विश्वास नहीं करता, और उन लोगों के साथ एक ऐसा प्यार रहा कि उन लोगों की वजह से आज ये शेल्टर तैयार करने जा रहा हूँ। जब पवन जी, जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती थी जी, तब कैसी फीलिंग आती थी? जब ट्रोलिंग होती थी तब कई बार ऐसा होता था कि पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, मतलब नेगेटिव दिखाने के लिए। जो चीज़ें नहीं भी होती थी उन चीज़ों को भी बहुत सारे मतलब NGO वालों ने किया है, मैंने खुद देखा है। और कई बार क्या होता है, ना बने इसलिए। हाँ, बट मैं इन चीज़ों से दूर रहा। मेरे पास हमारे करनाल के कमल मीडिया भैया का भी फ़ोन, बहुत अच्छा प्यार है इन सभी के साथ, आकर्षण उपल भैया, कमल मीडिया भैया। तो पीछे जब मुद्दा हाईलाइट हुआ था तब भी कॉल आया, पवन आपकी ना एक हमें लाइक
कंट्रोवर्सी होनी है, लाइक आपको बैठना है और उन मैम को बैठना है, उन भाई को बैठना है, तो आपस में हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो पहले मैंने यस कर दिया, फिर मुझे लगा ये चीज़ें सिर्फ बहस क्रिएट करेंगी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए होते हैं। कड़वी सच्चाई है ये। क्लियरिटी तो बहुत कम होती है, वो उसकी लाइक पुलिंग करता है उसकी, तो मैं उस चीज़ से रिमूव हुआ, मैंने वो चीज़ नहीं की और वो डिसीजन आज मैं मानता हूँ बहुत अच्छा रहा। तो मेरा सभी के साथ उठना बैठना अच्छा प्यार है। आप चाहते नहीं कि कंट्रोवर्सी हो? मैं कभी इन्वॉल्व ही नहीं होता, मेरे पास इतने क्रूरटी के केस आते हैं, भैया वहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया, मैं नहीं इन्वॉल्व होता। कारण क्या है उसका, देखो अगर मैं इन क्रूरटी वाले केसों में इन्वॉल्व हूँगा, मैं जो सेवा कर रहा हूँ इससे मैं साइड हो जाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा। दूसरा, कोर्ट कचहरी थाने इन चीज़ों में रह जाएंगे, और मेरा मानना है अगर उस टाइमिंग की बजाय हम किसी बेजुबान की जान बचाएं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिसने जो किया वो तो कर दिया, उसकी सज़ा यहाँ ना मिले तो ऊपर जरूर। बिल्कुल सच बात है। पवन जी, युवाओं को सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह से करना चाहिए? आपको क्या लगता है आज के जो जेनजीज हैं उनको कैसे यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया? आजकल नेगेटिव बहुत है, लोग मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक मैंने खुद भी देखा है, हमारे बहुत सारे लोगों ने वीडियो उठा के और उसका अपने स्कैनर डाले हुए हैं, और फॉलोअर्स के चक्कर में फिर कई बार पकड़े भी गए हैं, उनको अवेयर भी किया है। और मेरे भी नहीं, बहुत सारे ऐसी NGOs हैं या जो इंसानों के लिए काम करती हैं, उनकी वीडियोज़ उठा के डालना। मैं कहता हूँ कि आपका पेट भरना है तो आपकी मेहनत से भरना है, किसी और की कमाई से, किसी और की उससे छल कपट से आप आज हासिल कर लोगे, लेकिन फ्यूचर आपका ख़राब है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं नशे की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ, हवाबाजी, हुड़दंगबाजी, हमारे गिर्द इतनी सारी वीडियोस आती हैं, कहीं लड़की छेड़ रहे हैं, कहीं गाड़ी घुमा रहे हैं, XYZ। इन चीज़ों से नेगेटिविटी, आपकी लाइफ, आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है। तो मैं तो ये अपील करूँगा कि अच्छे काम के लिए यूज़ कीजिए, ताकि उस अच्छे काम से जो आप पैसा कमाएँ वो किसी और अच्छे काम में लगाएँ। बिल्कुल। पवन जी, क्या लोग इंसानों से ज़्यादा जानवरों के लिए संवेदनशील हो गए हैं आजकल? मैं तो सोशल मीडिया पे जो वीडियो देखता हूँ, इंसानों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं लोग और बेजुबान जीवों के लिए भी। क्योंकि अभी पीछे एक खवात्रा भाई हैं, प्रतीक खवात्रा, वो आपने वीडियो देखी हो, वो बच्ची को 9 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। हाँ जी, हाँ जी। तो करनाल आए थे उस टाइमिंग पे, आई थिंक उनके पास 4 to 5 करोड़ कलेक्ट हुआ था उस बच्चे के लिए फंड। तो वो अपनी करनाल आए हमारे पास शेल्टर पे, तो एक वीडियो वहाँ पे डली, फिर बड़े गांव के जंगल में भी खाना। 3 से 4 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है उनका, भैया उस बच्चे के लिए 9 करोड़ रुपए कलेक्ट हो गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक परमात्मा ने, मैंने बोला था कि बजरंगबली ज़रूर कृपा करेंगे, और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं मंगलवार का ही दिन था जब उनका कॉल आया, तो मैंने कहा भैया मेरा दिन पूरा हो गया आज, और आपने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि उस एक बच्चे की जान बच रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंसानों के लिए कर रहे हैं काम। पवन जी, आपने देखा है जो एनिमल लवर्स है वो कई बार जब एनिमल क्रूएलिटी भी करते हैं ना, तो वो इंसानों के बदले उनकी जो सिंपैथी होती है वो एनिमल्स की तरफ रहती है। वो कितना ठीक है? देखिए, सिंपैथी जो है आज आप यहाँ हासिल कर लोगे, लेकिन उस परमात्मा का कैमरा कभी बंद नहीं होता, उसका कैमरा 24 घंटे चलता है, और वहाँ पे सब रिकॉर्ड होता है। वो परमात्मा देख रहा है आप क्या कर रहे हो, कितने नियत से कर रहे हो, कितने सच्चे दिल से कर रहे हो, और क्या आपके मन में पाप है, क्या आप ये भाई टीम है हमारी, हम जैसे केस रेस्क्यू करने जाते हैं, मानोगे नहीं कि अनगिनत जगह ऐसी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि मैं जब भी किसी केस को रेस्क्यू करने जाता हूँ तो मेरे मन में 1% भी नहीं होती कि मुझे कोई वहाँ डोनेट करेगा, मेरी हेल्प करेगा तो मैं उस केस को रेस्क्यू करने जाऊँ। अनगिनत केस हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे साथ साक्षात बजरंगबली प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। वो चीज़ें परमात्मा कहीं और से पूरी कर देता है। मैंने कभी ये चीज़ नहीं, पहले होता था कि हमें कुछ हेल्प मिलेगी, हम बच्चों की मदद, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं होते थे, हमें इक्विपमेंट, सामान, सारी चीज़ें देखनी होती थी। बट अब मुझे ऊपर वाले पे इतना विश्वास है, दिल्ली वाला केस से रेस्क्यू करने गए तो मुझे एक ना मेरी उस भाई से बात हुई कि आप कुछ डोनेट करोगे, मैं अपने पॉकेट से टीम का जो सामान है और एम्बुलेंस के एक्सपेंसेस में अपनी गया और रेस्क्यू करके ले गया। जिसने जो करना है वो करेगा। पवन जी, एक दिन में औसतन कितनी रेस्क्यू कॉल आती हैं? 300+ कॉल्स होती है मेरे पास एक दिन के अंदर। जी। और रेस्क्यू कितने कर पाते हैं एक दिन के अंदर आप? 4 to 5 मैम हो जाता है। हाँ जी, अभी इस टाइमिंग पे, बट जैसे शेल्टर का काम नहीं चल रहा था उससे पहले 10-15 केसेस रहते थे, चलते थे। ठीक। अभी कम हो रहे हैं क्योंकि टाइम वहाँ पे शेल्टर पे दिन होता है, काम चल। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं अब तक पिछले 6 साल की जर्नी में सबसे ज़्यादा कठिन रेस्क्यू कौन सा रहा?
और किस दिल्ली एनिमल वाला, का? दिल्ली वाले केस का। वही वाला केस? हाँ जी। और इससे पहले एक केस था पानीपत का, एक बंदर ने कुत्ते का बच्चा उठाया था और वो वीडियो बहुत ये बहुत वायरल हुई थी। जी जी। वो छोड़ ही नहीं रही थी हाँ उस जी। बच्चे को। तो हम लोग पानीपत गए, मेरे पास कॉल आया, उस भाई ने एक्चुअली शेल्टर पे काम चला था, एक हफ्ते से वो कॉल करा, वो कह रहा भैया या तो आप मना ही कर दो, उसको गुस्सा आ गया, या तो आप मना ही कर दो या फिर आप इसको रेस्क्यू कराइए, बच्चा मर जाएगा। तो हम निकल गए, जाते ही मैंने उसको, दिक्कत क्या हो रही थी? वो देखी थी हमने वो भी वीडियो। वाइट और ब्लैक कलर का जो कुत्ते का बच्चा होता है ना, उसके ऊपर बंदरों का एक मेंटालिटी है, फोकस करते हैं पीछे एक पता नहीं कहाँ का क्यों उठाते हैं? वो एक मन में मानसिकता होती है, सिर्फ उसी बच्चे को उठाते हैं व्हाइट कलर। उसके बाद हमारे पास और भी केस आए हैं। अच्छा। तो जैसे ही मैं गया, हमने देखा रेलवे स्टेशन पे वो बच्चा, उस कुत्ते के बच्चे को उठाया, 15 दिन से लिया हुआ था। वो कुछ खिलाता भी है वो बंदर? नहीं खिलाता, वो ऊपर वाले का करिश्मा है। देखो उस बच्चे को 15 दिन से जीवित रखा हुआ था। और करते क्या है वो बंदरी तो बंदर चलो उसके दूध साथ? पिला देगी, अब बंदर है, बंदर ने उठाया क्या था। करता है बंदर उसके साथ? बस अपनी गोद में एक टेडी बियर की तरह चिपका के रखता है, जैसे कि बंदरी अपने बच्चे को। हाँ, ये चीज काफी लोगों ने बोला भैया ये उसको दूध पिला देगा। अब लोगों को पता ही नहीं वो बंदर है बंदरी है। हाँ। अब बंदर है, बंदर थोड़ी उसको दूध पिलाएगा, तो उसको गोदी में चिपकाया था। कभी उसको पानी की टंकी में डुबो दिया, मतलब बच्चे की तरह एज अ खेलता। टॉय यूज करता था वो एज ए उसको? टॉय तौर पे। तो लोगों ने बोला भाई आप क्यों इसके पीछे पड़ रही है वो। फिर उस बच्चे को जैसे ही मैं गया, तो उस बंदर के साथ मेरी हाथापाई हुई है, यहाँ तक उसके मतलब हाथ गए हैं। जब मैंने उसको रेस्क्यू किया, उसने पूरी अग्रेसिव, वो वीडियो बहुत, वो छोड़ नहीं रहा था। मैंने उसको खाने के बहाने ऐसे कैच किया था उस बच्चे को, सेकंड के हिसाब से। तो वो केस भी बहुत हाईलाइट रहा। तो उसके बाद फिर उसने और बच्चे उठा लिए, 4 बच्चे तो उसने मार दिए थे उसी बंदर ने? हाँ, उसी बंदर ने, उसी कुत्ते के। वो जगह भी चेंज की, सारे काम हुए, बट वो बंदर उठा के ले आता था। फिर उसके बाद तो उस बंदर के पीछे हमने कम से कम 200 से 250 छतें टापी हैं। पूरे पानीपत का जो रेलवे स्टेशन का एरिया, सारा चक्का चक्का पता लग गया मुझे, कौन सा घर कहाँ पे, कौन सी दुकान कहाँ पे। हाँ, छत के ऊपर से सारी कॉलोनी को पता है। बट वो पहले वाला बच्चा तो मैंने बचा लिया था, उसके बाद वो हाथ नहीं आया। फिर उसके बाद वो जो बच्चा ही खत्म हो गया ना, फिर उसने ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वहाँ से मूव करेगा। जी। अच्छा, एक आम आदमी को तो पवन जी ऐसा लगता है जैसे जिन बंदरिया का बच्चा मर जाता है ना, वो कुत्ते के बच्चे उठाती हैं। एक्चुअली कल भी कॉल आया था करनाल का ही, कि एक बंदरी ने मरा हुआ बच्चा उठाया और उसको छोड़ नहीं रही। इनमें क्या होता है, बंदरी के सिम्टम होते हैं, जब तक इनको अगला बच्चा नहीं मिलता तब तक उसके कंकाल तक चिपका के रखते हैं अपने साथ। बड़े गांव के जंगल में खाना खिलाते के पीछे वीडियो काफ़ी वायरल हुई। उसके पास भी मरा हुआ बच्चा था, वो पैर के नीचे मेरे खाने के बाद वो बच्चा छुड़ाया उससे और दबाया था। अच्छा। बहुत मुश्किल होता है, मतलब बट एक बच्चा जब तक वो अगला बच्चा नहीं पैदा कर देगी तब तक उस बच्चे को छोड़ते, उसको चिपका के रखते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सभी बहुत सारे लोगों को तो ये पहली बार पता लगा होगा, और मुझे भी, कि मतलब एक बंदर जो कुत्ते के बच्चे को बार बार रखता है, वो प्यार नहीं है, वो उसे एज अ टॉय यूज करता है। टॉय तौर पे यूज करता है। पीछे दोबारा कॉल आया भाई, जो पहले वो छुड़ा लिया था बच्चा, दूसरा उठाया, वो पानी की टंकी में उसको डुबो के एक को तो मार दिया था ऐसे ही, और एक को लास्ट में ऊपर से छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ। अच्छा, कई बार हमने देखा है पवन जी, डॉग्स की और मंकीज की वॉर होती है कितनी बार, क्या होता है ये कारण? आपको तो पता होगा। बस उनको ये होता है कि डॉग को ये रहता है कि मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। अब जंगल में मंकी डॉग इकट्ठे भी रह रहे हैं। हाँ। वहाँ पे हम कई बार देखते हो खाने की उससे वो करते हैं, जैसे बंदर के आगे खाना रखा है, कोई डॉग आता है तो आपस में कई बार बंदर उसको डॉग को चाटे मारते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपस में वॉर चलती रहती है? हाँ, चलती रहती है तो आपसे। अच्छा, कभी इतने सारे आपने एनिमल रेस्क्यू किए हैं, कभी ऐसा कोई एनिमल जिसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हो? हमारे पास एंजल थी मेरी, वाइट कलर की पोमेरियन, जो मेरी लाइफ का स्टार्टिंग है वो मेरे एंजल, और एक कैट थी और म्याऊ नाम रखा हुआ था हमने। अच्छा। और एक चिंकी जिसका बजरंगी नाम रखा हुआ था, एक बजरंगी और चिंकी। उनको मैं जब मुगल के नाल में मैं मॉडलिंग इस लाइन में स्टार्टिंग में, उनको मैं अपने कपड़ों में ही लेके आता था, मेरे साथ ही सोते थे रात को, उनके साथ बड़ी अटैचमेंट थी। अच्छा। और वो हर भाषा को समझते थे, उसको डांटता था, वो अच्छे से वो करती थी। तो वो स्टार्टिंग में वो मेरे पास 3 ईयर रही। उसको पार्वो डिस्टेम्पर की बीमारी हुई थी, वो एक्सपायर हुई थी। क्या, कौन सी बीमारी थी? पार्वो और डिस्टेम्पर। पार्वो में क्या होता है, पार्वो में रिकवर कर जाता बच्चा, बट डिस्टेम्पर में नहीं करता। ये बहुत गंदी बीमारी होती है। सिम्टम्स के इसमें जो डिस्टेम्पर होता है, इसमें बॉडी झटके मारती है, बबलिंग करती है। अच्छा। और आंखों में पस आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। खाना पीना त्याग देता है डॉग इसमें। ये इन्फेक्शन घास से लगता है? नहीं, ये लार से लगता है, या मक्खी किसी लार पे बैठे, किसी डॉग को हो बीमारी। हाँ। और वो कहीं गली में घूम रहा है, XYZ उस पे बैठा है, तो लार से भी फैल जाता है। अच्छा।
अच्छा। हाँ, मच्छर मक्खी बैठती है उस पर, तो उस डॉग पे बैठे उसको फैल जाता है। और जो पार्वो होता है उसमें क्या होता है, पोटी में और उल्टी में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या अंदर के जो हार्मोन्स हैं उनकी ताकत है उसको ख़त्म कर देते हो कीटाणु। तो उसमें ड्रिप लगती है 7 दिन तक। 7 दिन में अगर वो ड्रिप से रिकवर करके ठीक है, नहीं तो बचता नहीं है डॉग को। अच्छा, पार्वो की बीमारी का इलाज है। पवन जी, जो डॉग्स को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है किस चीज़ से होता है? सबसे ज़्यादा पार्वो में ही होता है मैम, पार्वो के केस सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये इन्फेक्शन लगता सिर्फ लार से ही है? जी। तो फिर अगर मैं एक आम बात बोलूं, जो भी मेरे हिसाब से तो वो डॉग के पेरेंट्स ही होते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हैं, जो डॉग्स को पालते हैं, वो जब वॉक के लिए जाते हैं उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो ये बीमारी का कुछ नहीं कह सकते। अब वो अगला बंदा अपने बच्चे को डॉग को घुमाने के लिए लेके जा रहा है, उनको तो नहीं पता कि वहाँ पे लार भी हो सकते हैं उस जगह पे। तो ये तो ऑटोमेटिकली कभी भी फैल जाती है बीमारी। वैक्सीनेशन का ध्यान रखना होता है। मैं वैक्सीनेशन, अगर पहले वैक्सीन लगी हुई है तो? हाँ, तो लगने के चांस कम होते हैं। अच्छा। स्ट्रीट डॉग में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने तो जब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारा बचपन तो डॉग्स के साथ ही निकला है। जी जी। लेकिन जब मैंने यहाँ ही करनाल में हमने एक पमेलियन पाला, तो वो ऑलमोस्ट 6 महीने बाद वो झटके वाली मौत से, जैसे पहले खाना छोड़ा, फिर एक दिन जब उसकी डेथ वाला वो आया तो मैंने देखा कि वो बैल्कनी के अंदर झटके मार रहा था। हाँ, वो अंतिम समय था उसका, वो वाला ना। वो बहुत बड़ा वो था। इतने सारे एनिमल को आपने रेस्क्यू किया है, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया किसी एनिमल की डेथ ने आपको तोड़ा हो? हाँ, रानो वाला केस था हमारे पास। पंजाब मोगा से केस आया था जिसका इतना बड़ा ट्यूमर था, एक बंदरी थी। हाँ, वो पूरा बहुत केस हाईलाइट था। और वो कितने दिन तक आपके पास वो रही थी? वो तकरीबन 10 से 12 दिन तक रही। और वो सर्जरी के कुछ सेकंड बाद उसने प्राण त्याग दिए थे। ट्यूमर था, उसको था क्या? उसको कैंसर था, ट्यूमर था। मैंने उसको काफ़ी सारे डॉक्टर्स पे सलाह ली, दिखाया, लेकिन शायद परमात्मा ने नहीं रिकवर हुई। वो मैंने देखी थी आपकी वीडियो, वो आपने पहली वाली भी डाली थी और बाद वाली भी डाली थी। जी जी। अब तक कोई पवन जी ऐसी जिसको देख के, जिसकी रिकवरी के बाद सबसे ज़्यादा खुशी हुई एनिमल की? हाँ, पंजाब से केस था एक बंदर का। और उस केस की स्थिति क्या रही, घर में पला हुआ था वो डॉग, मंकी। अच्छा। तो उस मंकी ने को लेके आए, उसके गले में यहाँ पे ऐसे निशान थे, मतलब जख्म थे। तो वो कहते भैया हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया, ये रिकवर नहीं हो पा रही, और हमारी उम्मीदें टूट गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि वो गलती थी, पस बन जाती थी उसमें यहाँ से। अच्छा। तो हम ले आए, हमारे पास करनाल ले आए वो। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल दिखाया, तो वो चलता रहा, प्रयास किया वही चीज़ दोबारा जख्म बनना ठीक हो फिर हो जाए। दिमाग घूम गए। एक दिन शाम के 7 बजे की बात है, मैं और मेरी टीम में सरदार जी थे। हमने कहा पाजी कुछ तो गड़बड़ है, ये बार बार जख्म होने का कारण क्या, इतने टाइम से मेहनत करे। तो मैंने कहा पाजी इसको कंट्रोल करो। उन्होंने मुंह पकड़ा, मैंने गर्दन ऐसे खोली उसकी, तो उसके अंदर रबड़ थी। गर्दन के अंदर रबड़ थी, जो रबड़ होती है ना गोप बड़े वाली। हाँ। नोटों के उस पे भी डालते हैं गड्डी पे, वो वाली रबड़ थी। वो क्या था कि वो घर में कोई रबड़ पड़ी होगी, उसने उठा के वो डाल ली, और वो रबड़ बालों में पता नहीं लगी, वो रबड़ उसके टाइट रही, वो जख्म बनाती हुई अंदर चली गई। हम लोग हैरान कि डॉक्टर को भी ये चीज़ नहीं दिखी कि उसने देखा ही नहीं था। हाँ, तक तो वो अंदर पपड़ी में नीचे जमी थी। जैसे ही वो निकाली ना, मैं कहूँ हमें मतलब पता नहीं क्या, हमने एक खजाना ढूंढ लिया हो, इतनी खुशी थी। उसके बाद फिर वो ठीक हुई, फिर हमने जंगल में रिलीज की। तो ऐसे बहुत अनगिनत केस हैं इस तरह के। पवन जी, मैंने क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ या एनिमल लवर आप मुझे कह सकते हो, डॉग्स के साथ तो हम पले ही हैं बचपन से। मैंने ऐसे भी लोग जीवन में देखे जिन लोगों ने जो क्रूएलिटी पे आ जाते हैं एनिमल को लेके। और मैं लास्ट सबसे ज़्यादा शॉकिंग, मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, हमारे घर के बाहर एक बिच ने बच्चे दिए थे 6। मैं 2 दिन पहले तक उसको, हमारे आस पड़ोस में 5-6 घर हैं जो फीड कराते हैं, बहुत अच्छे से खाना डालते हैं उनको, और उन्हीं बच्चों के साथ मेरा बच्चा सुबह खेल रहा था, और अगले दिन मैंने 6 के 6 बच्चे तड़पते हुए देखे हैं। तो ये कौन सी मनोदशा है जो लोग जहर दे देते हैं कुत्तों को?
ये लोगों की जब वो कहते हैं जैसा खाते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही उनकी मानसिकता हो जाती है। वो लोग चाहते हैं सिर्फ हम हैं और हम ही होने चाहिए। वो उनकी अगर पार ना बसे ना, वो पड़ोसी को भी जहर दे दें। ये कड़वी सच्चाई है। वो लोग ना किसी को देख के खुश नहीं होते, वो चाहते हैं बस हम ही हों वहाँ पे। तो क्या है कि बहुत सारी जगह की हमारे पास भी कॉल आती हैं। अब वो बच्चे हैं, उनके घर के बाहर पोटी कर दिया, बाथरूम कर दिया, वो इन चीज़ों को ना मतलब इन चीज़ों से एक भ्रमित होके वो सोचते हैं कि हम क्यों ना मतलब इनको यहाँ से स्पाई ही हो जाए। या तो क्या करेंगे, नगर निगम वालों को बुला के उनको उठवा के फेंकवा देंगे, किसी को पैसे दे के उठवा के। अभी करनाल के कई केस आए हैं, भाई इन कुत्तों को यहाँ से गली में से उठाओ, ये पोटी बाथरूम करते हैं हमारे घर के बाहर। अरे वो जाएंगे कहाँ? उनके जैसे लिए प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारी जगह दी है, वैसे एनिमल्स को भी तो जगह है। अब गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल टॉयलेट बाथरूम थोड़ी बनवा रखे कि वो जाएंगे और वहाँ जाके टॉयलेट बाथरूम करके आएंगे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो ये बोलते थे कि जब भगवान खाना बांट रहा था ना सबको, तो कुत्तों ने या एनिमल्स ने ये बोला था कि हमारा खाना इंसानों के उसमें डाल दो। तो ये तो एक फर्ज के तौर पे आता है। और कुछ लोग इतने, मैंने देखा है छर्रे की बंदूक से छर्रों को मारा जाता है। बहुत सारी जगह उनको निशाना बनाते हैं, छर्रे की बंदूक से मारते हैं। कितनी गलत बात है ये। तो वो क्या ये मनोदशा होती है पवन जी? ये इंसान की मानसिकता ही खत्म बोलेंगे कि वो इंसान तो है ही नहीं। क्योंकि इंसान वो होता है जिसके अंदर सोचने की, समझने की पावर होती है और वो अच्छा बुरा सोच सकता है। और इंसान का मतलब ये है कि इंसानियत उसने कभी किसी बेजुबान को हार्म ना करे, नुकसान ना करे। सच्ची इंसानियत वही है जो दूसरों के लिए सोचे। अपने लिए तो इंसान सोचने की क्षमता है ही, लेकिन वो दूसरों के लिए भी सोचे, उनको खाना देने, उनकी सेवा करनी है। लेकिन जो इंसान उनको नुकसान पहुंचाने या ये सोचे कि मैं ही मैं हूँ, तो वो इंसान है ही नहीं। अगर पवन जी आप, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे रेस्क्यू करते हैं और उन लोगों को शेल्टर भी देते हैं एनिमल्स को, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, कुत्तों को या एनिमल्स को जहर देते हैं या छर्रे मारते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, सब यहीं पे आपको कर्म भुगतना है और आप ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना जीने का हक आपको दिए, वैसे ही इन बेजुबान जीवों की भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। और याद रखना कि ये चीज़ें आपके इसी जन्म में आपको भुगतनी है। वो चाहे किसी एक्सीडेंट में हो, कोई इंसिडेंट अचानक हो, कोई हादसा हो या अचानक अटैक आ जाना। ये सारे आपने, प्रेमानंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जीवों पे दया करो, और जो किसी भूखे को या किसी बेजुबान की मदद करता है, परमात्मा साक्षात उसके साथ उसकी परछाई बन के चलता है। और मैं तो ये चीज़ें देखी है। मैंने पीछे सेक्टर 5 में एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था मेरी। कोई गाड़ी वाला टक्कर मार गया था, गाड़ी ने 3 पलटे खाए थे बाकायदा। उसमें हम 2 मेंबर थे और दोनों के दोनों सेफ निकले हैं। लोगों ने देखा जिस हिसाब से गाड़ी का एक्सीडेंट था कि बंदा नहीं बचा होगा। अच्छा। तो ये सब कर्म की बात है। और हम कई बार क्या होता है, हम राह चल रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी वाला स्पीड में निकल गया और हम मरते मरते बचते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं आपकी दान पुण्य की। जब आप किसी बेजुबान की या किसी इंसान की अचानक आपके मन में भाव आया, हमें या कोई भूखा है उसको खाना खिला दिया, तो ये परमात्मा आपको कहीं और रिटर्न करके देता है। अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी। अच्छा करोगे तो परमात्मा आपकी जान कहीं ना कहीं सेव कर देता है। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि अगर आप किसी बेजुबान की रेगुलरली मदद करते हो या किसी चींटियों को खाना खिलाते हो या दान सेवा पुण्य करते रहते हो, तो आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। कभी भी आप एक्सीडेंट में आपके साथ आपकी जान की हानि नहीं हो सकती। तो ये सच्चाई है। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप कोई कानून एनिमल्स के लिए लाना चाहें या बदलना चाहें तो क्या करेंगे? देखिए, कानून, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने जो डॉग्स के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, उनकी डेथ के ऊपर कोई मार देता है तो 50 रुपये का फ़ाइन है। मुझे लगता है ये फ़ाइन शायद एक बारी हम इंसान के ऊपर लगा के देखें तो शायद गवर्नमेंट को क्या, लोगों को भी ये चीज़ महसूस होगी। जब फ़ाइन और पनिशमेंट बढ़ेगी ना, तो शायद ये क्रूल्टी कम हो जाए। कम हो जाए। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी माँ है। अच्छा, कितनी शक्ति देती हैं आपको? मम्मी मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत अप्रिशिएट करती है और उनकी दुआएं साथ चलती हैं। हमेशा कॉल करके, सबसे पहले सुबह कॉल उन्हीं का आता है कि पवन ठीक है, ध्यान रखियो और अपना खुद का खाना खा लियो। सबसे मेन बात होती है, देखो माँ बाप अपने बच्चे के लिए, और मुझे लगता है ये हर माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है। और क्योंकि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है धरती पे, भगवान से पहले भी माँ को ही पूजा जाता है। तो उस माँ की वजह से आज हूँ, क्योंकि उसके दिल से, मन से इतनी सारी दुआएं निकली हैं मेरे लिए। क्योंकि आज से 7 साल पहले मैं कुछ नहीं था और जीरो था, और शायद उस मम्मी की दिन रात एक ही मन में होती थी कि मेरे
कुत्ते के लिए ये चीज़ हो जाए, मेरे बेटा ये कर पाए, मेरे बेटे ये करे, उसकी मेहनत का परमात्मा ने दी है, और मैं मानता हूँ वो उन दुआओं का असर है। अच्छा पवन जी, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बस कई बारी बेटे की तरफ देखता हूँ, सोचता हूँ, मान लो हम लोग कभी कभार आ जाता है मन में ख्याल कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ XYZ, और रिस्क लेते हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए या मैं ना रहूँ तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों को देखा, ये तो ह्यूमन वो है, ये चीज़ होती है बस। क्या एनिमल वेलफेयर केवल भावनाओं से चल सकता है? नहीं, भावनाओं से तो देखो कोई भी चीज़ नहीं चलती है, उसके लिए एनिमल वेलफेयर, पैसा भी, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी सोच चेंज होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अब एग्जांपल दूँ तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर ऐसे देखे हैं जो सिर्फ ये चीज़ सोचते हैं कि हमें इनकी जान बचानी है, जान बचाने के बदले में पैसे मिल रहे हैं बस। जब तक, हाँ मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, और इमोशंस नहीं होते। वाइल्ड लाइफ वाले हैं, मैंने यूपी के केस देखे, वहाँ से एक मैं केस पे गया रेस्क्यू करने, बंदर को रेस्क्यू किया, उन्होंने उठा के उसको पिंजरे में डाल दिया, तो फीलिंग्स नहीं होती, तो वो चीज़ नहीं कि भाई इसको ट्रीटमेंट की हेल्प की, डॉक्टर आएगा देख लेगा। तो मुझे चीज़ पिंच हुई, मैंने दोबारा क्वेश्चन किया उनसे कि सर अगर आपकी इजाज़त तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ। वो लोग मेरी वीडियोस देखते थे, उन लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि देखो हमें यहाँ समय लग सकता है, हमें हमारे हाथ बंधे हैं, हमें तो जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से काम करना होता है, तो आप लेके जा सकते हो। फिर उस बंदर को मैं करनाल ले आया था। क्या पशु क्रूरता के लिए सख्त कानून होने चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होने चाहिए। देखो जितना इंसान के लिए कानून बने हैं उतना जीवों के भी रखेंगे तो शायद दया, धर्म और सनातन धर्म सब चीज़ों को आगे रखा जाएगा, और लोग इस चीज़ को अहमियत देंगे, और ये क्रूरटी के केस कम होने बंद हो जाएंगे। अब पीछे देखा ये अपने करनाल का शायद फूसगढ़ का केस है, कहाँ का, एक सांड को भाले से, उसमें भाला से मार दिया गया। मतलब उस इंसान की रूह नहीं कापी कि आप किसी जानवर को भाला मार रहे हो। मैं मानता हूँ ठीक है, उनके वहाँ डेयरी है, डंगर बंधे हुए हैं, अगर डंगर बंधे हुए कोई सांड आ रहा है परेशान कर रहा है तो आप अपनी चार दीवारी कर दो, बहुत सारे साधन हैं, तो किसी की जान लेने का तो कोई अधिकार नहीं ना। तो जो चीज़ गलत है वो तो गलत है। क्या सड़क के जानवरों की जिम्मेदारी केवल NGO की ही है? लेकिन ये लोगों की मानसिकता है, लोग सोचते हैं, मेरे पास रात को भी 2-2, 3-3, 4-4 बजे भी कॉल आ जाता है, भैया यहाँ पे एक डॉग मरा पड़ा है, इसको दबाने के लिए आ जाओ। रात भी मेरे पास तकरीबन 1:30 बजे कॉल आया हुआ है, 1:30 बजे बंदा कॉल करके कह रहा है भैया यहाँ पे ना एक कुत्ता है और वो जख्मी, दिल्ली का केस था। मैं भैया एक बार टाइम तो देखो, दिन में कहाँ थे, दिन में क्या दिखा नहीं आपको? तो अच्छा पवन जी, एक चीज़ बताइए, अगर बाई चांस NGO हो गई प्राइवेट, ना सरकार आपको कुछ दे रही है अभी, तो सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ नहीं है और आपकी कोई सरकार की तरफ नहीं है, इस बात को तो कहते हैं ना। अगर एक आम आदमी किसी भी एनिमल से परेशान है, उसके आगे कुत्ता मर गया या कोई गाय मर गई, तो वो किसको कॉल करे? 90% तो देखो बंदा NGOs को ही कॉल करता है मैम। लेकिन NGOs की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, सरकार की जिम्मेदारी तो सरकार की है। लेकिन मेरे पास कॉल आते हैं, मैंने कहा भैया वोट किसको देते हैं हम? कह रहे नगर निगम को। तो काम किसका है? नगर निगम का। तो कॉल किनको करोगे? नगर निगम को। ये मैं उन केसेस पे कह रहा हूँ जो बंदर काटते हैं या कोई डॉग्स काटने वाले हैं, क्योंकि सारों की जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं हम कर पाएंगे। अगर मैं लोग परेशान है गली में, भैया कुत्ते काट रहे हैं, आपने NGO किस नाम की खोले XYZ, तो आप इसको, भाई काटने वाला मैं वहाँ से लेके आऊँगा, शेल्टर पे रखवाऊँगा, वो को नहीं काटेगा, हमें नहीं नुकसान पहुँचाएगा। तो गवर्नमेंट, लेकिन ये जिम्मेदारी नगर निगम की गवर्नमेंट की है, उनको सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस बात को एक बार इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर आपको किसी भी पशु से दिक्कत है और कोई NGO की जिम्मेदारी नहीं है, अगर NGO वाले कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिम्मेदारी नगर निगम की है, आपको कॉल नगर निगम को करना है। बिल्कुल करना चाहिए। कि अगर आपके यहाँ कोई कुत्ता मर गया है, कोई सड़के वो हो गया एनिमल, कोई गाय मर गई है, तो एक आम इंसान की जो जिम्मेदारी बनती है वो नगर निगम को कॉल करना बनती है, NGOs को नहीं। बिल्कुल। अब आपके सेक्टर 7 में 32 में आपने देखा होगा कितने सारे खच्चर घोड़े सड़कों पे बेचारे, कईयों की टांग टूटी होती है। तो अब ये बताओ NGO वाले कहाँ उठा के लेके जाएंगे उनको, कहाँ पे रखेंगे? या तो गवर्नमेंट ने कोई जगह दे रखी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी। देखो, या तो गवर्नमेंट ने कोई जगह लौट कर रखी हो, भाई यहाँ पे वहाँ NGO वाले संभाल रहे हो तो चल जाएगा। अब NGO वाले हैं, उनके पास खुद के लिए जगह नहीं होती, तो दूसरों को क्या करेंगे? तो धीरे धीरे हम तो चलो, जैसे भी आज सोशल मीडिया ना होता तो मैं इस शेल्टर तक ना पहुँचता। मैंने किराए पे
5 जगह शेल्टर चेंज किया इससे पहले और 4 साल धक्के खाए हैं, तो उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और शायद मेरा मानना है अगर सोशल मीडिया ना होता तो यहाँ तक ना पहुँचते। पवन जी, आपने जो वो वाला प्रोजेक्ट बताया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सरकार से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए कि एक कोई ऐसा वो दुनिया जाती है क्या, दुनिया गौशाला नहीं जाती फीड कराने के लिए? तो अगर नहीं, मुझे ऐसा लगता है लोग अपने बर्थडे पे स्पेशली वहाँ पे हेल्प के लिए पहुंचा करेंगे, स्पेशली रेगुलर भी। और गवर्नमेंट ये कर सकती है, गवर्नमेंट का बाएं हाथ का खेल है, चुटकी में कर सकती है, चुटकी में कर अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ये चाहे कि आप लोग इस चीज़ को मैनेज करो, तो हम मैनेज करने की हिम्मत रखते हैं, हम कर सकते हैं, बट हमें जगह तो अलॉट होना, क्योंकि ये नहीं है कि एक शेल्टर बना दिया उसको आगे मैनेज नहीं करना। और ये मैं ये भी कहता हूँ कि सेवा करने वाले रोज भी नहीं आ सकते, हर किसी का परिवार है, दान देने वाला डेली नहीं आ सकता, एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, डेली वो भी नहीं आएगा, उसका परिवार है, उसको सारी चीजें देखनी है। मुझे ऐसा लगता है इतनी जगह, इतनी लैंड्स ऐसी पड़ी हुई हैं, या बहुत सारी प्रोजेक्ट बन के खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल, जगह तो सरकार अलॉट कर ही सकती है, करना चाहिए। बट और मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट के फेवर में रहेगा। XYZ चाहे हमारी करनाल की मेयर है या हमारे जगमोहन आनंद जी हैं, और लोग उनको प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित होंगे उस चीज से कि देखो हमारे करनाल के जो कुछ अलग हटके होगा, विधानसभा हटके, कि देखो कितना अच्छा सोचा एनिमल्स के लिए कि वो ये चीज करने जा रहे हैं, कि चाहे नाम उनका रह जाए, हमें कोई इशू नहीं है, बट उसमें लोग ये कहेंगे कि मान लो कि XYZ किसी वार्ड का कोई बंदा परेशान है, डॉग से है या मंकी से है, वो फोन करेगा कि भैया ये कोई बात नहीं भैया, इसको रेस्क्यू करवा के वहाँ छुड़वा दो, उनकी भी जान सेफ हो रही है एनिमल्स की, उनको खाना मिल जाएगा और आगे किसी का क्रूरटी का कोई केस नहीं होगा, लोग खुश होंगे। देखो हमारे पार्षद ने ये काम किया, हमारे MLA साहब ने ये काम किया, हमारी मेयर ने, तो इन्हीं को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पवन जी, एक रैपिड फायर, आपके पर्सनल पे जो है, आपको डॉग ज़्यादा पसंद है कैट्स? मुझे पर्सनल तौर पे सभी पसंद है, और क्योंकि मेरे पास कैट भी मेरे दिल के नज़दीक रही है, डॉग भी रहे और मंकी भी, क्योंकि मैं इन तीनों को इकट्ठे अपनी इसमें जैकेट में लेके आता था मुगल के नाम से जब ऑफिस था, और काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ इनके साथ मेरा। अच्छा, सबसे यादगार रेस्क्यू दिल्ली वाला ही था? नहीं, वैसे तो और भी कैसे एक यादगार, एक बंदर ने कंचे खाए हुए थे इतने सारे, और वो केस था हमारे, सटक गया था। हाँ जी, उसने इतने सारे कंचे खाए हुए थे, और उस केस को रेस्क्यू करते टाइम हमारी जान भी चली गई होती, क्योंकि वो तूड़े के उसमें तूफान आया हुआ था रात को, और तूड़े के उसमें गुजरा था, तो सांस से दम घुट गया था। मैं उस बंदरी के पीछे और उस तूड़े के उसमें नीचे, क्योंकि ऊपर चढ़ने के तूड़े पे पैर रखते फिसलता बंदा, तो 3 से 4 दिन बाद जब वो वहाँ से तो रेस्क्यू नहीं, वो अंदर घुस गई थी, और फिर उसके बाद वो 3 दिन बाद गाँव से बाहर एक पेड़ के ऊपर थी, तकरीबन 60 फुट ऊपर, जो सफेदे का पेड़ होता है जिस पर फिसलन होती है, उस पेड़ के ऊपर से फिर हमने उसको रेस्क्यू किया, उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसके कंचे निकलवाए, वो भी हाईलाइट रहा। पता कैसे चला कि उसने कंचे खाए हुए हैं? तो वो कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी, कंचे, पत्थर, सिक्के, ये चीज़ें खा रही थी, और वो कई बार क्या होता है भूख की आस में बंदर खा लेता है फ्रूट समझ के। सबसे मुश्किल रेस्क्यू? सबसे मुश्किल रेस्क्यू हमारा पानीपत का था, क्योंकि इस केस के लिए हमने बहुत सारी छतें, बहुत सारी बिल्डिंगें टापी हैं, और कई बार जान भी जाने का जोखिम रहता है। अब मैं 120 फीट ऊपर टावर के ऊपर से कबूतर उतार के लेके आया हूँ 3 बारी। अच्छा। फुसगढ़ में काफ़ी ऊंचा टावर है, वहाँ से भी मैं टावर अटक गया था कबूतर, डोर में फंसा हुआ था। एक शब्द में एनिमल वेलफेयर क्या है आपके लिए? मैं इंसानियत ही बोलूँगा, क्योंकि इंसानियत के अंदर सारी चीज़ें हैं, उसे में वेलफेयर है। अगर इंसानियत की नीयत और कर्म अच्छे हैं तो सब चीज़ें मैनेज कर सकता है, और इंसान को ही एक परमात्मा ने स्पेशल चुना है, स्पेशल बनाया कि आप इन सब के लिए कर सकते हो। तो ये सारी की सारी बातचीत थी हमारी पवन जी के साथ, एक आम एनिमल के बारे में, जो मुझे लगता है कि आम इंसान तो अपने परिवार को ही पालता है, लेकिन उस परिवार को पालने के साथ पवन जी का पूरा परिवार, और पवन जी जिस तरह से डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं एनिमल के रेस्क्यू के लिए और उनको घर देने के लिए। अब वो एक शेल्टर भी बना रहे हैं जिसके अंदर वो डॉग्स को और बाकी एनिमल को रेस्क्यू करके शेल्टर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम ये कर रहे हैं, प्रभु ने इन्हें सीधा चुना है इस इतने बड़े काम के लिए। तो थैंक यू पवन जी। थैंक यू मैम।